कितने मुकदमे हैं अभी आपके? अभी तो हमें तो लग रहा है 2020 तक हमने गिना था 25-30 मुकदमे थे। 30 मुकदमे? जी। और इसमें अच्छी संगीन धाराओं में, और ये कोई बाहरी मुकदमे नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी के। एक छोटा सा भी मुकदमा बाहरी मुकदमा नहीं होगा, सारे मुकदमे यूनिवर्सिटी के अंदर के हैं, कैंपस के अंदर के हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का जीवन कैसा रहता है? कभी निलंबन किसी कमेटी के बारे में हम लोग पूछने भी नहीं गए। वो अगर निलंबन अपने आप से किए तो अपने आप से वापस भी किए। मतलब इलाहाबाद प्रशासन ने इतनी लाठियाँ चलाई, कई लोग बेहोश हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। और मैं अपनी बात बता दूं तो हमें यहाँ इस हैंड पे पीछे राइफल के बट से इतना मतलब मार दिया गया इस पर, ये मेरा कंधा ही नहीं उठ रहा था। वर्तमान में आजमगढ़ से सांसद भी हैं, श्री धर्मेंद्र यादव जी का आगमन हुआ था, जिस भीड़ में उन्हें भी बहुत रोकने का प्रयास किया गया कि ये भी शासन भवन पे न पहुंच पाए। लेकिन हम समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने, इलाहाबाद की पूरी प्रशासन लगी हुई थी उनको रोकने में कि शासन भवन पे न पहुंच पाए। जिस भीड़ में लोग पैदल चलने के में संकोच कर रहे थे, उस भीड़ में हम अपने नेता श्री धर्मेंद्र यादव जी को, इन कंधों पे फोटो होंगी हमारे पास, वीडियोज होंगी, इन कंधों पे लेकर यूनियन पे, शासन भवन पे पहुंचने का काम किया था। शिवली यादव जी छात्र नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, ये तो एक परिचय है ही। शिवली यादव जी को छात्र नेता के अलावा, नेतागिरी के अलावा और क्या कुछ करना पसंद है, क्या कुछ और करते हैं? कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता की, उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ आपका संदेश? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार शरण श्रीवास्तव। स्वागत है फिर से आपका अपने राष्ट्रीय को के प्रश्नोत्तर के एपिसोड 34 में। और इस बार जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद के समाजवादी छात्र नेता हैं शिवली यादव जी। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप एक छात्र नेता हैं, वो भी समाजवादी छात्र नेता हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद के छात्र नेता हैं। तो इलाहाबाद पे हम बाद में जाएंगे, थोड़ा बचपन में आप अपने बताइए क्या क्या किया आपने? बचपन से कहानी हमारी संघर्ष की रही है, और गांव से लेकर इलाहाबाद तक की कहानी, और संघर्ष ही संघर्ष भरा रहा है। जी जी। जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो किस प्रकार का संघर्ष? देखिए, जब कोई छात्र घर से बाहर निकलता है तो उसके जीवन में तमाम तरीके के संघर्ष होते हैं। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, हर तरीके की संकट होती हैं, व्यवस्थाओं का अभाव होता है। उस सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए बहुत ही लंबा संघर्ष हुआ, लगभग 2016 से लेके आज तक लगातार संघर्ष की कहानी बनती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने जाने का उद्देश्य क्या था? नौकरी के लिए या? हर छात्र जब घर से निकलता है तो वो अपने माँ बाप के सपनों को लेकर, अपने सपनों को लेकर वो कुछ अच्छा करने जाता है। वो चाहता है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी खासी नौकरी पा जाए ताकि अपना परिवार चला सके। लेकिन परिस्थितियाँ इस तरीके की हो जाती है कि कई छात्र अपना रास्ता बदल करके अलग फील्ड में आने का काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने भी यहाँ से सोच के गया था, घर के लोगों ने बता करके भेजा हम लोगों को कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, पुराने संघर्षों को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जब हम लोगों ने प्रवेश लिया तो करना तो था नौकरी, पढ़ाई तो करनी थी, लेकिन उस वर्तमान समय की स्थिति को देख करके हम लोगों का जो क्षेत्र था वो बदल गया। किस सन में आपने दाखिला लिया था? 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था जी। और तब से अभी तक, अभी रिसेंट में लॉ फाइनल हुआ हमारा, 1 साल हुए। जी जी। आपने बताया कि 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपका दाखिला होता है। घर के लोगों ने भी इसी उद्देश्य से भेजा था कि शिवली यादव जी वहाँ से पढ़ लिख करके एक नौकरी करेंगे। फिर शिवली यादव जी छात्र नेता बनने की तरफ कैसे मुड़े और समाजवादी विचारधारा से कैसे जुड़े? देखिए, छात्र हितों के लिए जो विचारधारा काम करे
जो विचारधारा छात्रों के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करे, उनके भविष्य को सुधारने और संवारने का काम करे, ऐसी विचारधारा से ज़रूर जुड़ना चाहिए। हमको ही नहीं, आपको भी जुड़ना चाहिए, जितने भी छात्र हैं सबको जुड़ना चाहिए। आपको भी, अगर मैं भी जुड़ी जाऊंगा तो फिर पत्रकार कैसे रहूँगा? नहीं, अच्छी विचारधारा से जुड़ क्या पत्रकार नहीं जुड़ते हैं? जो सही जो सही लड़ाई लड़ रहा है पत्रकार, सही दिशा में छात्रों की लड़ाई अगर कह दें एक तरीके से, सही चीज़ के लिए कोई भी लड़ सकता है, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसी अच्छे पद पे सुशोभित हो, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी आवाज़ उठा सकता है। आप समाजवादी छात्र नेता हैं, ऐसे में समाजवादी छात्र सभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, NSUI में क्या कुछ विशेष अंतर आपको नज़र आता है? जब आप इसकी समीक्षा तो आप जब जाएंगे कैंपस के अंदर, भ्रमण करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तभी जान पाएंगे। ये जितने संगठनों का नाम ले रहे हैं समाजवादी छात्र सभा को छोड़ के, हम लोग तो रेगुलर विश्वविद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। और कोई संगठन ये केवल चुनावी टाइम में आने वाले लोग हैं, ये केवल चुनाव में संगठन दिखते हैं। जो आपने विषय बोला कि केवल चुनाव में दिखते हैं, ठीक इसी प्रकार का जब उनसे हम लोग मिलेंगे तो उनका भी यही आरोप होता है। आप बिल्कुल समीक्षा कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। आप छात्रों के बीच में जाइए, देखिए। जी अभी आपने बोला कि समाजवादी छात्र सभा को छोड़ करके जितने संगठनों का आपने नाम लिया वो केवल चुनाव लड़ने के मंशा से कैंपस में आते हैं। जी। अभी आपके शीर्ष नेता और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में बातचीत चल रही है गठबंधन को लेकर के आगामी 2027 के चुनाव के मद्देनजर। ये देखिए बड़े नेताओं की बात है, गठबंधन तो चल ही रहा है। मेरा प्रश्न ये था अब ये कि आपने बोला कि छात्र सभा को छोड़ करके सभी लोग चुनाव लड़ने के उद्देश्य से ही कैंपस में आते हैं, तो ऐसे में जब आप लोगों का गठबंधन हो जाएगा तो क्या यही बयान फिर भी NSUI के लिए रहेगा या कुछ बदलेगा? देखिए NSUI की भी छात्र संगठन है, वो गठबंधन में हमारे बिल्कुल। और देखिए जो भी प्रत्याशी ABVP का है, जैसे हम समाजवादी छात्र सभा के हैं, ABVP का प्रत्याशी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो उनके लोग हैं, उनको चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। ABVP भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही चलती है। जी भैया, आप 2016 में कैंपस में गए तो पहले ही वर्ष तो समाजवादी छात्र सभा या चुनाव लड़ने का योजना तो बना नहीं होगा, ये सिलसिला कब शुरू हुआ? बहुत सारे बड़े भाई थे हमारे जो पिछले कई सालों से तैयारी में थे, चुनाव लड़ा रहे थे। उनको देखते देखते विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी गतिविधियां हुई, ऐसी चीज़ें हुई जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ते आगे हम लोग मैदान में भी। आपके दाखिला के बाद कितने चुनाव हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? कई चुनाव हुए, 4-5 लगभग चुनाव हुए, 16-17 नहीं 3 ही हुए। 3 ही, 18 लास्ट था। 18 लास्ट था जी। तो कितने लोग समाजवादी छात्र सभा से उस दरमियान जीते? 2 अध्यक्ष हुए समाजवादी छात्र सभा से। जी। तो आपकी योजना क्या थी? अध्यक्ष पद के लिए ही? हाँ, चुनाव लड़ा गया होता। अब देखिए वो भविष्य की बातें हैं, भविष्य की बातें थी, हैं भी और चली भी गई, भूत हो गई हैं, तो उसके बारे में क्या ही बात किया जाए। है भी का मतलब क्या, अभी भी योजना है कोई? हाँ, सरकार बदलेगी, हमारी चुनाव होगी, हमारे पास समय है, 1-2 साल चुनाव लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। आपने कहा कि सरकार बदलेगी तो चुनाव होंगे और लड़ा जाएगा, तो ये उम्मीद है कि सरकार बदलेगी तो छात्र संघ बहाल होगा? 2027 में देखिए सरकार बदलने जा रही है। बिल्कुल। तो छात्र संघ बहाल होगा? तुरंत बहाल होगा। हमारे नेता ने कहा है, हर जगह कहा है। अभी 3-4 दिन हुए, हमारे नेता प्रयागराज में आए थे, उन्होंने कहा छात्र संघ के बारे में। तो अगर ऐसा है तो 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की यूपी में गवर्नमेंट रही जी, और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है। वहाँ की बातें कुछ और हैं, किसी कारण से, देखिए वो कोर्ट का आदेश है, लिंग 2 कमेटी के कारण। तो ये तो विषय मुझे भी पता है भैया, पर आपने बोला कि छात्र संघ बहाल होगी आपकी सरकार आने के पश्चात। ऐसे में मेरा प्रश्न इसीलिए ये था
कि राजधानी में जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, जब सपा की सरकार थी तब भी वहाँ छात्र संघ के चुनाव नहीं होते थे, और जो आखिरी चुनाव हुआ है छात्र संघ का वो 2005 में हुआ है। कुछ मामले वहाँ हैं ऐसे जिससे कोर्ट ने रोक लगाया वहाँ पे। जी जी। और हमेशा से मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो हमेशा से ये छात्र संगठन छात्र विरोधी सरकार रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से आपने देखा होगा पूर्व के समय में अचानक से 400% फीस वृद्धि जो की गई है, इससे बहुत सारे छात्र शिक्षा से वंचित रह गए। बहुत सारे छात्रों का सपना जो विश्वविद्यालय में पढ़ने का होता था वो सारा अधूरा रह गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको बदलने की योजना आपको क्या लगती है, कैसे बदला जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जी। इसको अगर सत्ता में बने रहना है तो बिल्कुल शिक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करेगा, ये सवालों को जन्मने नहीं देगा, इस पे ये काम कर रही है। और जब ये जानती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जानती है कि जब शिक्षा को बढ़ावा इन्होंने दिया, लोग सवाल करना शुरू कर दिए, सवाल पूछना शुरू कर दिए, तो इनकी सत्ता चली जाएगी। इसलिए ये लगातार शिक्षा पे वार करने का काम कर रहे हैं, विद्यालय बंद करने का काम कर रहे हैं, फीस बढ़ाने का काम कर रहे हैं, निजी हाथों में सौंपने का काम कर रहे हैं संस्थाओं को, कोचिंगों को, ताकि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएं और इनका ये जो हुकूमत है ये बनी रहे। तो ये क्या लग रहा है 2027 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता उब चुकी है, समझ चुकी है, किसान उब चुका है, समझ चुका है बिल्कुल। छात्र नौजवान आप देख ही रहे हैं सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। पढ़े लिखे लोगों को, बेरोजगार जो हैं उन्हें काकरोच जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। जी। तो है, आक्रोश है लोगों में। इसका जवाब छात्र, नौजवान, किसान, बेरोजगार आने वाले समय में बहुत मजबूती से देने वाला है। जब आप बेरोजगारी की बात करें तो सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का रिपोर्ट है कि बेरोजगारी दर घटा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस रिपोर्ट को मानते हैं? देखिए, जब सत्ता, शासन, पावर, हर चीज़ आपके पास है तो आप कुछ भी, कोई भी आंकड़ा दे सकते हैं। तो इस हिसाब से तो अगर ये देखा जाए तो आम जनमानस यही समझेगा कि जिसकी सरकार रहती वो उस हिसाब से आंकड़ा देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो देखिए, जमीन पे भी तो चीज़ें दिखनी चाहिए जी। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जाएंगे आप, किसी प्रवक्ता के पास, तो इतना काम आपको गिना देगा, आंकड़ा भी दिखा देगा, लेकिन जब आप जमीनी सर्वे करने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत बार ऐसा हो गया। जैसे एक कोई घटना ऐसी किसी विशेष चीज़ को लेकर के जो गलत आपको लग रहा हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सही साबित करने में लगे उसको? बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी। जैसे देखिए, अभी पूर्व के समय में जी, यहाँ पे आजमगढ़ की बात कर ले, सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक ईंट भी नहीं रखी गई थी। जी। ठीक, और उसका उद्घाटन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, पूरा मतलब जितना उनको करना चाहिए। तो कैंपस बन के तैयार हो गया। तो देखिए, कितने सालों बाद जब विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग उनको घेरने लगते हैं लगातार, तो उनको करना उनकी मजबूरी हो जाती है, तो वो करेंगे ही। और ऐसे में देखा जाए तो उनके नेता ये कहते हैं कि उनके ही सरकार में घोषणा हुई और उनके ही सरकार में विश्वविद्यालय बन करके तैयार भी हो गया। बहुत सारी चीज़ें, देखिए ये आप भी जान रहे होंगे, आप समीक्षा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत सारे कामों की जो समाजवादी पार्टी का काम था उसका फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जी, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था अखिलेश जी का, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आप इस पे चलेंगे, देखेंगे, आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चलिए एक बार और एक बार यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलिए, आपको फ़र्क नज़र आएगा। जी, कितनी जगह सड़कें धंस गई यहाँ स्टार्टिंग में ही, बनने के उपरांत ही। आगरा एक्सप्रेसवे का देखिए कब का बना हुआ है, कैसे है, बिल्कुल वैसे का वैसे मजबूत है। अब लौटते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे। तो ऐसे में मेरा व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ जो पहला प्रश्न है वो ये है कि अपने पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ ऐसी एक घटना को आप साझा करिए कैमरे पर जो आज आप पहली बार साझा कर रहे हैं।
देखिए ये नहीं कहा जा सकता है कि पहली बार साझा कर रहे हैं, बहुत सारी जगह ये चीज़ें कही जा चुकी है। कोई रोचक किस्सा? रोचक किस्सा तो हम लोगों के जीवन में नहीं रहा, लेकिन संघर्ष, लाठी डंडे, मुकदमे, जेल, जुर्माना ये जरूर रहा है, बहुत बहुत बार। जी जी। कितने मुकदमे हैं अभी आपके ऊपर? अभी तो हमें तो लग रहा है 2020 तक हमने गिना था 25-30 मुकदमे थे। 30 मुकदमे? जी। और जिसमें अच्छी अच्छी संगीन धाराओं में, और ये कोई बाहरी मुकदमे नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी के। एक छोटा सा भी मुकदमा बाहरी मुकदमा नहीं होगा जी। सारे मुकदमे यूनिवर्सिटी के अंदर के हैं, कैंपस के अंदर के हैं, और छात्रों की लड़ाई लड़ने की हैं। लाइब्रेरी में किताब न होने के कारण, कैंटीन बंद होने के कारण, पानी की व्यवस्था न होने के कारण, क्लास न चलने पर, यही सारे मुकदमे हैं। लेकिन काम तो इस तरीके का है, लेकिन मुकदमे बिल्कुल अलग हैं। आप बिल्कुल संगीन धाराओं में मुकदमे। आप कह रहे हैं कि लगभग अप्रॉक्स 20 से 30 मुकदमे आपके ऊपर हैं। जी। ऐसे में इन मुकदमों को जब परिवार देखता है तो क्या कुछ बड़ी जी हाँ, हताश होता था, लेकिन अब तो सही हो गया, आदत हो गई है लोगों को। जी। अब बहुत दिक्कत नहीं है। जो युवा हैं उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि उनको नेता बनना चाहिए या? देखिए, नेता बन, ये कोई वो नहीं है कि नेता बनना। देखिए, जब आपके साथ गलत कुछ हो रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर कहीं आप कहीं भी हो, किसी भी संस्था के अंदर, तो उस चीज़ की आवाज़ उठाना, जब आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप एक लीडरशिप हो जाती है, नेतृत्व की करने की क्षमता हो जाती है, तो आप नेता हो ही जाते हैं ऐसे ही। जी। जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का जीवन कैसा रहता है, अगर आप संक्षेप में भी ये बताना हमारे बताने से आप शायद ही समझ पाएँ, लेकिन जब एक दिन आप विश्वविद्यालय के अंदर, हॉस्टलों के अंदर, छात्रावासों में जी। आप अगर आएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से उस चीज़ को देख पाएंगे, जान पाएंगे। बहुत संघर्षमय रहता है। जी। जी। हम लोग तो लगातार हॉस्टल की लड़ाई से लेके विश्वविद्यालय की लड़ाई तक को हमेशा लड़ते लड़ते इतने मुकदमे हो गए, इतनी बार निलंबन और निष्कासन हो गए, कई बार कैंपस बैन हो गया। कमेटी भी बैठी होगी? जी बिल्कुल। कभी निलंबन किसी कमेटी के बारे में हम लोग पूछने भी नहीं गए। वो अगर निलंबन अपने आप से किए तो अपने आप से वापस भी किए। अब इतना मतलब कमज़ोर दौर नहीं था हम लोगों का कि हम जाके वहाँ चढ़बंधन करें या कहें कि हमारा निलंबन वापस करो, तो कभी नहीं गए। जी। हाँ। तो एक किस्सा अगर कोई ऐसा हो, अपने बड़े नेताओं के साथ आपने बताया कि आप जेल भी गए हैं, मुकदमे भी हुए, लाठी भी खाया है आपने, और आपकी सरकार ने, आप विपक्ष में, तो एक इसमें से भी कोई ऐसी घटना बताइए जो जेल से संबंधित। 2018 में, देखिए जेल से संबंधित बाद में बताऊंगा। 2018 में शासन के उद्घाटन में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें इलाहाबाद नहीं आने दिया, तो हम लोगों के नेता, हम लोगों के बड़े भाई समझिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे, वर्तमान में आजमगढ़ से सांसद भी हैं, श्री धर्मेंद्र यादव जी का आगमन हुआ था, जिस भीड़ में उन्हें भी बहुत रोकने का प्रयास किया गया कि ये भी शासन भवन पे न पहुंच पाए। लेकिन हम समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने, इलाहाबाद की पूरी प्रशासन लगी हुई थी उनको रोकने में कि शासन भवन पे न पहुंच पाए। जिस भीड़ में लोग पैदल चलने के में संकोच कर रहे थे, उस भीड़ में बहुत ही गर्व का समय था हमारे लिए कि हम अपने नेता श्री धर्मेंद्र यादव जी को इन कंधों पे, फोटो होंगी हमारे पास, वीडियोज होंगी, इन कंधों पे लेकर यूनियन पे, शासन भवन पे पहुंचने का काम किया था जी। और उसी दौरान फिर हम लोग जब शासन का कार्यक्रम करके और निकले रोड पे, वहीं बालसन चौराहा है, गांधी जी की प्रतिमा, उसको माल्यार्पण करने, उस दौरान इस बार भाजपा की आताताई हुकूमत ने, इस सरकार ने ये आदेश कराया कि लाठीचार्ज किया जाए। उसमें हमारे नेता श्री धर्मेंद्र यादव जी के सर पे चोट लगे थे। आपने देखा होगा सदन में किस तरीके से हमारे नेता श्री धर्मेंद्र यादव जी ने दहाड़ने का काम किया था। और उस दौरान हम लोग, मतलब इलाहाबाद प्रशासन ने इतनी लाठियाँ चलाई, कई लोग बेहोश हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। और मैं अपनी बात बता दूं तो हमें यहाँ इस हैंड पे पीछे
राइफल के बट से इतना मतलब मार दिया गया इस पे, ये मेरा कंधा ही नहीं उठ रहा था जी जी। तो मैं बेहोश हो गया था, तो माननीय सांसद जी ने अपने पास बुला करके अपने कंधे पे रख करके हमें सहारा देने का काम किया था जी जी। देखिए वही ये मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे नेता श्री धर्मेंद्र यादव जी के साथ मुकदमे में हम लोग, देखिए उसी मुकदमे में जिसकी बात कर रहा हूँ, देखिए श्री धर्मेंद्र यादव सांसद आजमगढ़ उस समय वहाँ थे, पूर्व सांसद थे। और देखिए इतने लोग थे, देखिए मेरा जी जी इसमें तमाम धाराएं हैं, संगीन धाराएं हैं। देखिए अब देख सकते हैं आप, खुद इसको देख के बोल सकते हैं, ये आईपीसी की धाराएं हैं सारी, 427, 511, 436, 307। देखिए बहुत ही संगीन धारा होती है 307, 435, 336, 353, 333, 332, 323, 149, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं जो अभी संशोधन नहीं हुआ था। अब तो बीएनएस की धाराएं हो गई जी। ये मैंने आपको एक मुकदमे की ये धाराएं बताया हैं, अभी न जाने कितने होंगे, पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो जाएगा उसमें जी। आपने जिस घटना का जिक्र किया 2018 में कि अखिलेश जी को नहीं जाने दिया गया, तो इसमें एक सवाल भी उस दौर में उठा कि योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद हुआ करते थे तो उनको भी रोका गया था 2012 से 17 के बीच उसी कैंपस में जाने से, तो शायद उसी के चलते अखिलेश जी को भी रोका गया। तो क्या ये इसलिए इनको रोका गया क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो विंग है एबीपी लगातार चुनाव हार रहा था, ठीक जी। और ये आते, आप लोकप्रियता को जानते ही हैं श्री अखिलेश यादव जी की, बस भविष्य को देखते हुए ये जान रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि इस तरह का कार्यक्रम अगर होता रहा, ये समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे तो हमारा नुकसान है, बस ये था। अखिलेश जी से कितनी बार मिले आपको? अभी ये तो याद है, बहुत बार मिले, जब भी मिले। अभी कल 2-3 दिन हुआ, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों ने नमस्ते किया, देखे गाड़ी से उतर गए, मिले, पूछे। सोचिए कितना सौभाग्य का पल होता है हम लोगों के लिए कि 20 सेकंड की मुलाकात होती है, बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं होती है रास्ते में, 20 सेकंड की मुलाकात, 30 सेकंड की मुलाकात, लेकिन नेता उतने में पूछ देता है कि तुम्हारे मुकदमे का क्या है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये बहुत ही गौरव की बात होती है हम लोगों के लिए जी। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इलाहाबाद आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 28-29 तारीख को कार्यक्रम था जी, इंडिया विजन, उसमें अखिलेश जी से जुड़ी कोई और एक रोचक किस्सा? हाँ, बहुत सारे किस्से हैं। अब हम तो बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हमारे नेता, जब एक दौर बता रहा हूँ 2019 का, जब छात्र संघ को बैन किया गया था, जिस वर्ष चुनाव नहीं कराया गया यूनिवर्सिटी में जी, उस वर्ष हम लोग आंदोलन कर रहे थे विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर, धरना प्रदर्शन चल रहा था वहाँ। उस टाइम कोरोना काल भी लगभग स्टार्ट था जी। उस समय छात्र संघ भवन पे मैं आंदोलन धरने पे बैठा था, तो हमें फ़ोन आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करना चाहते हैं। तो हम लोग तैयार हो गए बिल्कुल, और वीडियो कॉल के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबका परिचय लिया और अपना समर्थन पूर्ण तरीके से देने का काम किया। हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानने का काम किया, हम लोगों के मुकदमों को जानने का काम किया, अपना समर्थन देने का काम किया। तो इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है हम लोगों के लिए कि हमारा नेता, हमारा मुखिया आपको फ़ोन करके समर्थन देने का काम कर रहा है। और एक बार नहीं, न जाने कितने बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जब भी विपरीत परिस्थिति हुई है, फ़ोन करके हालचाल लेने का काम। और अभी यहाँ जब बाढ़ आई थी, आपने देखा होगा जी, ये बांध टूटा हुआ था मौला, ये आजमगढ़ जिले में पड़ता है ये, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी जानकारी लेने का काम किया। और जिस क्षेत्र में जैसे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, जहाँ भोजन पानी नहीं पहुँच पा रहा था, उस जगह की जानकारी लेकर वहाँ सारी सुविधाएं पहुँचाने का काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने भरपूर मदद किया उसमें लोगों की। आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है? चुनाव लड़ना है कोई?
अभी तो केवल एक ही इच्छा है कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, और चाहे जैसे बने, चाहे हम लोगों को जो करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, उनको मुख्यमंत्री बनाना ही हमारा लक्ष्य है केवल। जी जी। संगठन में भी किसी दायित्व पर आपने कार्य किया? देखिए, अभी तो लगातार पढ़ाई लिखाई चल रही थी जी। ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, LLB हुआ यूनिवर्सिटी से, तो लगातार विश्वविद्यालय कैंपस में बने रहना होता था। तो बहुत बार कहा भी गया संगठन में काम करने को, लेकिन अभी जब पढ़ाई का दौर था तो उस चीज़ से थोड़ा अभी बचे रहे। लेकिन अब एज ए फ्यूचर मौका मिला संगठन में काम करने का, और मिलेगा तो बिल्कुल बहुत ही मेहनत से काम किया जाएगा। संगठन में कार्य करने की इच्छा है कि जनप्रतिनिधि के रूप में? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ कह देंगे। फिर भी व्यक्तिगत इच्छा? देखिए, ये सब बताने की चीज़ें नहीं, इच्छाएं तो बहुत होती हैं, इच्छाएं हमेशा प्रदर्शित नहीं की जाती हैं। तो जो आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। ये तो शिवली यादव जी छात्र नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, ये तो एक परिचय है ही। शिवली यादव जी को छात्र नेता के अलावा, नेतागिरी के अलावा और क्या कुछ करना पसंद है? क्या कुछ और करते हैं? देखिए, मैं बहुत कुछ करता हूँ। मैं खेल से बहुत प्यार है मैं। जी, कौन सी? जी, मैं क्रिकेट तो कहना है नहीं, क्रिकेट के लिए तो बहुत कुछ किया हम लोगों ने, बहुत डांट सुना, हमें लगता है बहुत बार मार भी खाए। फिर बैडमिंटन भी खेलते हैं, और मैं शूटिंग करता हूँ। मैं भी इलाहाबाद में ओपन प्रतियोगिता हुई थी इलाहाबाद की, ईगल आई एकेडमी में, हमने प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड मेडल लाया। यहीं पे मेडल है भी, दिख रहा होगा सामने आपको। जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और समय का अभाव है, और समय के अभाव के साथ साथ भी कुछ अच्छा करने की इच्छा है, और उसको बिल्कुल किया जाएगा आने वाले समय में। आपने बताया कि जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसके हिसाब से आप काम करेंगे। ऐसे में अपने क्षेत्र जहां आप निवास करते हैं वहां के आसपास के युवाओं में भी आपकी लोकप्रियता है। जी। ऐसे में उन युवाओं के साथ आप कैसे समन्वय में बैठा करके रखते हैं, और उनके लिए क्या कुछ संदेश है? उनके लिए संदेश क्या देना, वो भाई हैं, वो मोहब्बत है हमसे, उन्हें मोहब्बत है, उन्हें हमसे मोहब्बत है। आप देखते होंगे किसी भी कार्यक्रम को करता हूँ या फिर कोई भी तैयारी करता हूँ, तो ये उन भाइयों की, उन बड़े बुजुर्गों की, उन साथियों की, उनका बड़कपन है। जी, हमारी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत है लोगों की वो बहुत मजबूत है। जी। तो इन्हीं के दम पर आप सब कुछ करने के लिए आगे की योजना रचना बना करके रखा है आपने? जी, हमेशा से। देखिए, अभी हम लोगों ने श्री धर्मेंद्र यादव जी का अपने आवास पे कई बार स्वागत कर चुका हूँ, आप देखे होंगे। जी। और ये मोहब्बत है हमारे नेता की कि जब भी यहाँ से गुजरना होता है, हमारे आवास पे चाय पी लेना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है हम लोगों के लिए। जी। आपके आवास की जब आप चर्चा कर रहे हैं, तो इस आवास पर, इसी कमरे में आपके पार्टी के कौन कौन से ऐसे बड़े नेता आ चुके हैं, अगर आप बताना चाहें? देखिए, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, माननीय सांसद जी आ चुके हैं, हमारे लिए बहुत बड़े नेता, हमारे बड़े भाई सब हैं, आ चुके हैं यहाँ। जी। 2016 में चुनाव लड़े अजीत विधायक जी आ चुके हैं, छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश यादव जी आ चुके 2017 में। 2018 में हमने स्वागत किया उदय प्रकाश यादव जी का, छात्र संघ अध्यक्ष थे। तो ये लोग बहुत बड़े हैं हमारे लिए, बहुत बड़े। जी। अभी कुछ दिन पूर्व ही आपकी एक तस्वीर देखी मैंने भी और लोगों ने भी देखी होगी, अब्बास अंसारी के साथ। आपने उनको बड़ा भाई भी कहा, तो ये क्या कुछ था? हाँ, बड़े भाई, बड़े हैं हमसे, तो बड़े भाई ही हुए भाई। जी। पार्टी में गठबंधन था हमारे, चुनाव जीते हैं, तो भाई बड़े भाई हैं। क्या लग रहा है अब्बास अंसारी मऊ से फिर से एक बार नहीं, बार बार जीतेंगे वो? जी। हम लोगों का पूरा समर्थन है। भैया, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता की, उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ आपका संदेश? देखिए, संदेश यही है, देखिए, पढ़ाई पत्रकारिता की हो, बात विद्यार्थी की आप कर रहे हैं तो बता रहा हूँ। जी।
बात पत्रकारिता की पढ़ाई की हो या फिर किसी भी क्षेत्र में, चाहे सिविल सर्विसेज हो या फिर किसी भी क्षेत्र में, नौजवानों को संदेश है, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहे, राजनीति रहे, खेल कूद रहे, पढ़ाई लिखाई रहे, आप अव्वल बनने का प्रयास करिए। क्योंकि ये समय, ये दौर इतना कठिन हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना कठिन बना दिया है कि अगर आप बहुत बेहतर नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सफल होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जी जान लगा दो और सफलता पाने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लड़ेंगे, आपको पढ़ना भी है और लड़ना भी है इस वर्तमान की सरकार में, तब जाके आप सफल होंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए राष्ट्र टीको की पूरी टीम आपके प्रति आभार ज्ञापित करती है। और आपसे कहना ये है, ऐसा और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्र टीको। धन्यवाद।